यहाँ परिवहन का ये दूसरा वीडियो है। हम इससे पहले यहाँ समझ लिए थे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी रक्त पट्टिकाणु ये क्या होता है, कितना परसेंट रहता है। आज समझते हैं हृदय के बारे में, है ना, मनुष्य का हृदय। तो आइए यहाँ पे हृदय के बारे में समझते हैं। यही मनुष्य का हृदय है। इसका बेसिक हम एक वीडियो में समझा दिए थे। यहाँ से देखिए, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब तो मनुष्य का हृदय, इसको समझते हैं। यहाँ लिखा गया है, हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है। यानी ये जो हृदय है एक अत्यंत कोमल होता है और एक मांस के संरचना ऐसे होता है, जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ये क्या होता है कि दोनों फेफड़ा के बीच में ये स्थित होता है। और यह हृदय पेशियों का बना होता है। तो ये जो हृदय है ये क्या चीज का बना होता है, पेशियों का बना होता है। हृदय एक केंद्रीय पंप है। क्या है, एक केंद्रीय पंप है। पंप का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है, फूलता है सटकता है ना, ऐसे फूलता है सटकता है, फूलता है सटकता है, ऐसे होता रहता है। इसलिए हम बोलते हैं केंद्रीय पंप। क्या बोलते हैं, केंद्रीय पंप बोलते हैं। और हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में कराता है। परिसंचरण का मतलब ये होता है कि ये क्या होता है कि यहाँ से क्या करता है, ऐसे सटकता है, फूलता है, इसमें करंट जनरेट होता है। ये फूलता है सटकता है, फूलता सटकता है, तो इसमें जो खून आएगा, ब्लड आएगा, तो ब्लड आएगा तो इसमें आएगा और इसको क्या करेगा, जोर से झटका मार करके पूरे शरीर में परिसंचरण करा देगा, फैला देगा। उसी को बोलते हैं परिसंचरण कराना। तो परिसंचरण पूरे शरीर में कराता है। यह आकार में हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। ये जो होता है ना, एक मुट्ठी, बस इतना बड़ा एक मशीन होता है हृदय। इसी से क्या करता है, पूरे शरीर में ये ट्रांसफॉर्म होते रहता है, ब्लड को करते रहता है, ऐसे 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 करते रहता है। यहाँ से देखो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि हृदय कहाँ बंद होता है, तो हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे हृदय और आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय आवरण कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि हृदय आवरण किसे कहते हैं, तो हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा पेरिकार्डियस है ना, दोनों झिल्ली के बीच का जो होता है भाग, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियस गुहा कहलाती है, जिसके अंदर पेरिकार्डियस द्रव भरा रहता है। तो उसके अंदर क्या भरा रहता है, पेरिकार्डियस द्रव भरा होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। जो हृदय को बाहरी आघातों तथा बाहरी आघातों से बचाता है। बाहरी आघातों का मतलब ये हुआ कि हृदय पे मान लो चोट लग गया, तो हृदय के अंदर में रहता है ना, हृदय जो होता है एक दोहरी झिल्ली का संरचना होता है और उसमें एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम है क्या भरा रहता है, पेरिकार्डियस द्रव भरा रहता है। ये पेरिकार्डियस द्रव, और ये पेरिकार्डियस द्रव क्या करता है कि इसको अगर मान लो कहीं चोट लग गया तो उसको बचाने में, है ना, उस हृदय को बचाने में, ताकि वहां तक अंदर तक चोट नहीं पहुंचे, वो काम करता है। बाहरी आघातों से बचाता है। बाहरी आघात का मतलब हुआ कि बाहर से कुछ चोट लग गया तो वहां उसको ये द्रव बचाता है। तो कौन बचाता है, पेरिकार्डियस द्रव, है ना, जो हृदय के बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग की सभी जंतुओं के मध्य में 4 बेसम होते हैं। कितने बेसम होते हैं, 4 बेसम। अब बेसम क्या होता है कि ये जो हृदय है ना, हृदय को 4 भागों में बांटते हैं, है ना, बटा हुआ रहता है। पहला होता है दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलाय, बाया निलाय। ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलिंद। नीचे वाले को नीलाय बोलते हैं। नीचे वाले को नीलाय बोलते हैं। तो ये दोनों ऊपर में है, ये दोनों नीचे में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलिंद, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलाय, बाया निलाय। इसको 4 भागों में बांटते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें 4 बेसम होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने बेसम होते हैं, मनुष्य और पक्षी के कितने बेसम होते हैं, 4 बेसम होते हैं, जिन्हें दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलाय और बाया निलाय कहते हैं। यहां से अलिंद तथा निलाय को एक चौड़ी पट्टी विभाजित करती है। ये क्या करता है, एक चौड़ी पट्टी इसको विभाजित करती है। यहां से देख सकते हो कि यहाँ पे इसको विभाजित कर दिया है। देखो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग देखो, इसको क्या कर दिया, विभाजन कर दिया है। और देखो ये ऐसे वाला भाग, ये ऐसे एक ऐसे गया है, ऐसे गया ना, ये देखो ये इसको 2 भाग में बांट दिया और फिर ऐसे ये इधर चला गया। देखिए इस कितना भागों में बांट गया, 4 भागों में, 1 2 3 4। इसको एक चौड़ी पट्टी 4 भागों में बांटता है। और यहां से देखो
पर एक चौड़ी पट्टी विभाजित करती है, जिसे विभाजिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो है हृदय को जब चार भागों में बांटता है एक पट्टी के द्वारा, इसे क्या बोलते हैं? विभाजिका। विभाजिका के आगे आगे का भाग अंतर अलिंदा भित्ति तथा पीछे के भाग को अंतर निलाय भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे के भाग को क्या बोलते हैं? अंतर अलिंद भित्ति, और पीछे के भाग को अंतरा निलाय भित्ति कहते हैं। अंतरा निलाय भित्ति अंतरा अलिंद भित्ति की अपेक्षा मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। निलाय का भाग क्या होता है? हल्का मोटा होता है। दाया अलिंद दाएं निलाय में एक छिद्र द्वारा खुलता है। क्या किसके द्वारा खुलता है? एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसे दाया अलिंद निलाय छिद्र कहते हैं। दाया अलिंद निलाय छिद्र कहते हैं। इस छिद्र पर त्रिदली कपाट होता है, जो रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलाय में ले जाता है, परंतु उसे वापस नहीं आने देता है। इसमें क्या होता है, हम बताए थे कि यहाँ पे जैसे ही ये हृदय है और यहाँ से ब्लड आता है ना, तो आने का तो रास्ता रहता है, लेकिन जब ये पंप करता है तो जाने के इस रास्ता से जा नहीं सकता है। इस प्रकार से कपाट रहता है कि जब खून जाते समय क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और दूसरे पाइप से बाहर निकलता है। यहीं पे यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ से छिद्र पर त्रिदली कपाट होता है, जो रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलाय में ले जाता है, परंतु उसे वापस नहीं आने देता है। इस प्रकार बाया अलिंद बाह्य निलाय में एक छिद्र द्वारा खुलता है, जिसे बाया अलिंद निलाय छिद्र कहते हैं। इस छिद्र पर द्विदली कपाट होता है, जो रक्त को बाह्य अलिंद से बाह्य निलाय में ले जाता है, परंतु उसे वापस नहीं आने देता है। दाया निलाय से फुफ्फुस चाप निकलता है, जहां तीन अर्ध चंद्रकार है ना, तीन अर्ध चंद्रकार वाल्व होते हैं। चंद्रकार यानी एक वाल्व होता है, उसे ब्लड निकलने नहीं देता है। इस वाल्व के कारण रक्त दाएं निलाय से फुफ्फुस चाप तक जाता है। कहां तक जाता है? फुफ्फुस चाप। अब देखो, फुफ्फुस चाप को फुफ्फुस सिरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सिरा भी बोलते हैं, बताए थे। जो आगे चलकर फुफ्फुस धमनी में बढ़ जाता है। किसमें बढ़ जाता है? फुफ्फुस धमनी में बढ़ जाता है। अब ये धमनी क्या है, सिरा क्या है, इसको डिटेल में हम समझाए थे, और एक बार और देख लेते हैं। इस वाल्व के कारण रक्त दाएं निलाय से फुफ्फुस चाप में चला जाता है। कहां चला जाता है? फुफ्फुस चाप में, जो आगे चलकर फुफ्फुस धमनी में बढ़ जाता है, जो रक्त को फेफड़ों में ले जाता है। कहां ले जाता है? रक्त को फेफड़ों में ले जाता है। बाएं निलाय के आगे, अच्छा, रक्त को जो फेफड़े में ले जाता है वो कौन सा ब्लड रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, है ना, अशुद्ध रक्त रहता है। उसके बाद कहां चला जाता है? फेफड़ा में। बाएं निलाय के आगे भाग के महाधमनी निकलती है, जहां तीन क्या है, अचंद्र का वाल्व होता है, जो रक्त को केवल बाह्य निलाय से महाधमनी की ओर प्रभावित करता है। कहां करता है? महाधमनी की ओर प्रभावित करता है। महाधमनी रक्त को फेफड़े को छोड़कर शरीर के अन्य भागों में ले जाते हैं। फुफ्फुस सिराएं बाह्य अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लाती है। दाएं अलिंद में दो अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिरा खुलती है, जो शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में भेजती है। अब इसको फिगर से देखो, वो यहां से यहां देखो क्या होता है कि ब्लड यहां से एंट्री करता है, किस रास्ता से? ये यहां से, इस रास्ते से, और ये आता है कहां पे? दाया अलिंद में, है ना। अब इसके बाद कहां आ गया? इस रास्ते से होकर के ये दाया निलाय में। अब देखो, जब ये ऐसे हृदय पंप करेगा, तो जब ये पंप करेगा, ये जो वाल्व है ना वाल्व, ये क्या हो जाएगा? ये तो खून तो आ सकता है, जब ये पंप करेगा तो ये क्या होगा? ये बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। खून आते समय खुल जाएगा, लेकिन जाते समय क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। तो जब ये बंद हो जाएगा और ये पंप करेगा, तो ब्लड कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे फेफड़ा रहता है, फेफड़ा में। और ये जो ब्लड आया इस रास्ता से दाया अलिंद से दाया निलाय में, और फिर इस रास्ता से चला गया फेफड़ा में। ये कौन सा ब्लड था? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त था, यानी अशुद्ध रक्त था। अब ये फेफड़ा में क्या चला जाएगा? इसमें जाकर के क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, यानी इसमें ऑक्सीजन लोड हो जाएगा। और ये कहाँ से आएगा? फिर आएगा ये, अब ये शुद्ध हो गया। अब ये खून, ये ब्लड जाएगा कहाँ पे? फुफ्फुस सिरा में। कहाँ पे? फुफ्फुस सिरा से, और ये आ जाएगा बाया अलिंद में। कहाँ जाएगा? बाया अलिंद। तो ये जो आया है अभी बाया अलिंद में, ये कौन सा खून आया है? शुद्ध रक्त। क्या आ गया? शुद्ध रक्त। अब देखो, ये शुद्ध रक्त इसके अंदर से एंट्री करेगा और कहाँ आ जाएगा? बाया निलाय में आ जाएगा। फिर से क्या करेगा? ये पंप करेगा। जैसे ही पंप करेगा, ये क्या हो जाएगा? ये रास्ता बंद, क्लोज हो जाएगा, ये वाल्व क्लोज हो जाएगा।
तो किस रास्ता से ये जाएगा, ये ब्लड इस रास्ता यानी महाधमनी से होकर के पूरे शरीर में फैल जाएगा। बस यहाँ इसमें लिखा था। अब समझते हैं यहाँ पे हृदय की क्रियाविधि को समझते हैं। हृदय की क्रियाविधि, हृदय काम कैसे करता है। तो यहाँ से हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। क्या करता है, शरीर के सभी भागों से, है ना, प्रत्येक भाग से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है और फिर उस अशुद्ध रक्त के ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। यानी ये अशुद्ध रक्त क्या करता है, ग्रहण करता है और उसको पंप करके कहाँ पहुंचा देता है, फेफड़ा में। फेफड़ा उसको शुद्ध करता है और फिर से कहाँ जाता है वो शुद्ध रक्त, हृदय में ही आ जाता है और फिर से पंप करता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है। अब देखो रक्त भर हृदय में रक्त भरना फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, हृदय चक्र, है ना। हृदय चक्र नहीं होगा, चक्रण होगा, हृदय चक्रण कहलाता है। यानी हृदय में खून आया और फिर हृदय से बाहर गया, इस पूरे प्रक्रिया क्या बोलते हैं, हृदय चक्रण, है ना। हृदय में संकुचन तथा शिथिलन होता है। अब संकुचन और शिथिलन क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हृदय होता है पंप करते रहता है ना, ऐसे सटकता है फूलता है, सटकता है फूलता है, सटकता है फूलता है। जब ये हृदय सटकता है तो उसे क्या बोलते हैं, संकुचन, है ना, संकुचन। जब ये फूलता है तो शिथिलन, है ना। जब हृदय क्या होता है ऐसे सटकता है तो क्या कहलाता है, हृदय का सटकना ही क्या कहलाता है, संकुचन। हृदय का फूलना क्या कहलाता है, शिथिलन। संकुचन तथा शिथिलन मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है। क्या कहलाता है, धड़कन। ऐसे ऐसे हाथ लोगे ना तो ऐसे धक 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 करते रहेगा, ये काम करते रहेगा, फूलता है सटकता है, फूलता है सटकता है ना। इसी को क्या कहते हैं, धड़कन, है ना। जब हम यहाँ पे संकुचन और शिथिलन को मिला देते हैं तो क्या कहलाता है, धड़कन कहलाता है। हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तंत्रिका उत्तक, है ना। बोले थे कि यहाँ पे क्या होता है, एक करेंट जनरेट होता है। अब ये करंट क्या होता है, वो इसी को बोलते हैं SA नोड। क्या कहते हैं, SA नोड। यही SA नोड खराब हो जाता है तो क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक आता है तो क्या करता है कि बाहर से एक चिप लगा दिया जाता है, यानी इसमें करंट उत्पन्न नहीं हो पाता है हृदय में। तो बाहर से एक चिप लगा दिया जाता है ना, उसमें करंट। वो चिप कहाँ लगाया जाता है, दाया अलिंद में, है ना। दाया अलिंद जाकर लगा देता है और वहां से उस करंट जनरेट होते रहता है। जब तक एक चिप काम करेगा तब तक वो हृदय काम करते रहता है। उसी को ऐसे नोड क्या बोलते हैं, पेस मेकर। क्या बोलते हैं, पेस मेकर कहते हैं। अब आ जाओ यहाँ, अब समझते हैं शरीर में ब्लड कैसे प्रवाह होता है ना। थोड़ा समझते हैं कि पूरे शरीर में रक्त कैसे प्रवाह होता है, पूरे शरीर में रक्त कैसे प्रवाह होता है। यहाँ उत्तर में दिया गया है, हृदय से रक्त महाधमनी। हृदय से कहा जाता है रक्त महाधमनी, धमनी से, छोटी धमनी से होते हुए कोशिका तक जाता है। कहाँ तक जाता है, कोशिका तक। फिर वापस कोशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा और फिर महाशिरा से होते हुए पुनः हृदय में पहुंच जाता है। ये है इसका क्रियाविधि। क्या क्या होता है, हृदय से रक्त कहाँ जाता है, महाधमनी, धमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी से होते हुए कोशिका, है ना। यानी हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से कोशिका तक जाता है। फिर वापस कैसे होता है, तो कोशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा से पुनः हृदय में पहुंच जाता है। इसका ये क्रियाविधि है। अब देखो रक्त वाहिनियां, जिस रास्ता से रक्त जाता है ना। अब ये इतना प्रोसेस जितना हुआ, ब्लड क्या हुआ कि हृदय में गया, हृदय से फिर बाहर आया, तो ये पूरा जिस रास्ता से, जिस नली से वो आया और गया, उसे क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियां। क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियां। रक्त के परिसंचरण के लिए, परिसंचरण का मतलब क्या होता है, वो, है ना, वही परिवहन होता है, परिसंचरण। परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां हैं। कितने प्रकार की रक्त वाहिनियां हैं, 3 प्रकार की, जो धमनियां, रक्त केशिकाएं और शिराएं कहलाती है। क्या कहलाती है, धमनियां, रक्त केशिकाएं और शिराएं। रक्त वाहिनियां कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, धमनियां, रक्त केशिकाएं और शिराएं। आ जाओ आप समझते हैं धमनियां क्या है। धमनियां, तो यहां से धमनियां देखो, वो धमनियां क्या है, ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में ले जाती है। ये क्या करती है धमनियां, ये शुद्ध रक्त को हृदय के शरीर के सभी भागों में ले जाती है। धमनियां विभिन्न भागों में बांटकर धमनिकाएं बन जाती है। क्या ये जो है ना, धमनियां बढ़ करके आगे क्या बन जाता है, धमनिकाएं बन जाता है।
जो अंगों के अंदर शिराओं में विभक्त हो जाते हैं। किसमें विभक्त हो जाते हैं? शिराओं में। लेकिन फुफ्फुस धमनी अपवाद है। फुफ्फुस धमनी क्या है? अपवाद है। हम अभी बोले हैं कि ये जो धमनी है, धमनियां, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। लेकिन यहाँ पे फुफ्फुस शिरा जो है, ये फुफ्फुस धमनी जो है, ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। क्या करता है? अशुद्ध रक्त परिवहन करता है। यानी ये अशुद्ध रक्त का फेफड़े से हृदय में ले जाता है। अब आ जाओ केशिकाएं। क्या आ जाओ? केशिकाएं में यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं। क्या है? एक अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं, है ना। इनकी दीवार चपटी तथा एपिथेलियम के एक स्तर की बनी होती है। तो केशिकाएं क्या चीज की बनी होती है? वो, है ना, इसका दीवार चपटी होती है और ये एपिथेलियम की स्तर की बनी होती है। जो जल घुले हुए भोज्य पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती है। किसके लिए वो पारगम्य होती है? उत्सर्जित पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती है, जिसके कारण ये सभी पदार्थ रक्त से उत्तक द्रव में चले जाते हैं। विभिन्न कोशिकाएं पुनः जुड़कर शिराएं बनाते। क्या बनाते हैं? शिराएं। यहाँ पे शिराएं होगा। क्या बनाते हैं? शिराएं बनाते हैं। अब पढ़ते हैं बस शिराएं के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? शिराएं के बारे में। यहाँ है शिराएं के बारे में। यह अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाते हैं। क्या कर ले जाते हैं वो? अशुद्ध रक्त को हृदय में, है ना, अशुद्ध रक्त विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाते हैं। लेकिन फुफ्फुस शिराएं अपवाद है। ये फुफ्फुस शिराएं क्या है? अपवाद है। हम बोले हैं यहाँ पे कि शिराएं अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाता है? हृदय में। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ फुफ्फुस शिराएं क्या करता है? ये फुफ्फुस शिराएं अपवाद इसलिए है कि ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो फुफ्फुस शिराएं अपवाद है जो शुद्ध रक्त के फेफड़ों से हृदय में ले जाता है ना। फुफ्फुस का काम, यहाँ पे शिराएं का काम है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करना, जबकि यहाँ पे फुफ्फुस शिराएं अपवाद है जो शुद्ध रक्त को भी परिवहन कर देता है। कोई दिक्कत? अब देखो समझते हैं लसिका क्या है। लसिका, रक्त एक कोशिकाओं में प्रवाहित होता है। रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग कोशिकाओं के दीवार से विसरण के द्वारा उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में पहुंच जाता है। इस विसरण के समय रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाएं लचीली होने के कारण कोशिकाओं की दीवार छेद कर निकले हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाते हैं। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित इसकी WBC, क्या हुआ? WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। अब वह लसिका क्या कहते हैं, आगे डिटेल में इसको समझता है कि लसिका कितना क्या होता है इसके बारे में। यहाँ पे जो आगे दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है रक्तचाप के बारे में। किसके बारे में दिया है? रक्तचाप। अब ये रक्तचाप क्या होता है ये समझते हैं। महाधमनी एवं उसकी मुख्य शिराएं। महाधमनी समझते हो, जहां से ब्लड क्या होता है? साफ पंप करता है, ब्लड जहां से निकलता है पूरे शरीर में फैलता है, तो उस रास्ता को क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं। तो महाधमनी एवं उसकी मुख्य शिराएं में क्या होता है? वो रक्त प्रवाह होता है। क्या होता है? रक्त प्रवाह होता है। अब समझते हैं यहाँ पे रक्तचाप। महाधमनी एवं उसकी मुख्य शिराओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तचाप। यानी महाधमनी से जो ब्लड निकलता है ना, महाधमनी से जब ब्लड निकलेगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो महाधमनी एवं उसकी मुख्य शिराओं में रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तचाप। की ब्लड कितना स्पीड में वहां से निकलता है ना। अभी देखेंगे कि रक्त कितना स्पीड में बाहर निकलता है, कितना स्पीड में हृदय के अंदर आता है। तो ये जो वो बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? रक्तचाप। कितना स्पीड में निकला उसे क्या कहते हैं? रक्तचाप। रक्त पर दबाव नीलाओं के संकुचन से उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? नीलाओं के संकुचन से उत्पन्न होता है। यह दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। यानी हृदय जो पंप करेगा, ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा, तो जितना स्पीड में निकलेगा उसे क्या बोलते हैं? रक्तचाप। क्या बोलते हैं? रक्तचाप। और ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वो ये होता है नीलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? नीलाओं के द्वारा। और यह दबाव क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। यह दबाव क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर, जो 120 mm पारे के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वो 120 mm पारे के बराबर होता है। इसी तरह नीलाओं के प्रसारण से भी दबाव उत्पन्न होती है। अब ये प्रसारण के कारण भी क्या होता है? दबाव उत्पन्न होता है, जिसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो 80 mm के पारे के बराबर होता है। कहने का मतलब जब ब्लड आया तो कितना स्पीड में आया?
80 mm के स्पीड में, है ना, 80 mm एच जी के। और जब ये ब्लड गया पंप करेगा तो पूरे शरीर में फैलेगा महाधमनी होकर के, ये कितना स्पीड में फैलेगा 120 mm एच जी। कितना स्पीड में अंदर आया 80 mm एच जी, और कितना स्पीड में फैला, यही एच जी का मतलब पारा लिखा गया है, पारे एच जी के बराबर होता है, एच जी का मतलब पारा mm एच जी कहलाता है ना। पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसका जो स्पीड नापेंगे वो किस यूनिट में नापेंगे, एमएमएसजी में। किसमें, एमएमएसजी, एचजी को पारा बोलते हैं, पारा एसजी होता है। तो यहाँ से क्या होता है, शरीर में कितना स्पीड में ब्लड आया 80 एमएमएसजी, कितना स्पीड में फैला 120 एमएमएसजी। रक्तचाप को मापने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है, यानी रक्तचाप ब्लड कितना स्पीड में जाता है ना, उसको जांचने के लिए, है ना, ब्लड प्रेशर, ब्लड का कितना प्रेशर है, कितना स्पीड में आया जाया गया, उसको नापने के लिए क्या होता है, एक यंत्र होता है, एक मशीन होता है, एक उपकरण होता है, एक उपकरण की आवश्यकता होता है जिसे क्या बोलते हैं वह, स्फिग्नोमैनोमीटर, क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। और यह क्या करता है, दाब को मापते हैं, किसको मापते हैं, दाब को, यानी कितना स्पीड में गया, कितना स्पीड में जा रहा है, कितना स्पीड में आ रहा है। देखे हो स्फिग्नोमैनोमीटर, नहीं देखे हो, अभी दिखा देते हैं। जब जाओगे डॉक्टर के पास तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएगा, है ना, यहाँ पे एक जैसे इसको बांध देगा बढ़िया से, है ना, हाँ, बीपी, ब्लड, उसी बीपी क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, है ना, ब्लड यानी बीपी, है ना, इसको ऐसे इसको पट्टी जैसे बांध देगा, बांधता है ना, और ऐसे ऐसे दाबने वाला रहता है, ऐसे ऐसे दाब करके पूरा हाथ को बांध देता है, ये फूल जाता है, फिर देखता है कि कितना बीपी चल रहा है। तो इस वो क्या जांचते हैं, बीपी, बी से क्या होता है, ब्लड, है ना, पी से प्रेशर, यानी खून का स्पीड कितना है वही तो नापते हैं, उसी को ना ब्लड प्रेशर बोलते हैं, है ना, खून का कितना स्पीड है उसे क्या बोलते हैं, बीपी, यानी ब्लड प्रेशर, इसको नापते हैं। यहाँ पे देखे हुए मशीन ना, उसी का नाम क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है, ये स्फिग्नोमैनोमीटर क्या नापते हैं, वो दाब को मापते हैं कि ब्लड कितना स्पीड में जाता है। सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। अब ये हाइपरटेंशन क्या कहलाता है, सामान्य, अगर मान लो जितना जितना स्पीड में खून निकलना चाहिए उतना स्पीड से अगर अधिक हो गया, उतना स्पीड से अधिक हो गया, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, है ना, कितना स्पीड में निकलना चाहिए 120 एमएमएचजी, अगर उससे अधिक से निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और इस जब ब्लड प्रेशर हुआ उच्च रक्तचाप हो जाएगा, नहीं उससे ऊपर हो जाएगा, 120 एमएमएचजी से ऊपर हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। यानी कोई बोलेगा, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, यानी हाइपरटेंशन हो गया है, क्या हो गया, हाइपरटेंशन। अब देखो हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती है, क्या होती है, जब ये रक्त का क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाता है तो कभी कभी क्या होता है, वो नली क्या होता है, जिस रास्ता से वो जाता है वो क्या होता है, रक्त वाहिनियां वो फट जाता है, जिसे आंतरिक रक्त स्त्राव होता है। क्या होता है, अंदर में क्या होता है, रक्त बहने लगता है। मान लो जिस रास्ते से जाएगा और वहां से क्या होगा, वो फट जाएगा पाइप, तो क्या होगा, रक्त बहेगा नहीं। जैसे हम लोग क्या बॉडी में क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं, और पाइप जिस जहां पे पाइप फट जाता है तो पानी निकलता है कि नहीं, वैसे जिस नली से जाता है ब्लड जाता है और वहां का स्पीड ज्यादा रहेगा तो पाइप क्या होगा, फट जाएगा, नली फट जाएगा, तो क्या होगा कि अंदर में वो खून क्या होगा, बहने लगेगा, जिसके कारण हृदयाघात हो जाता है। क्या हो जाता है, हृदयाघात, हृदय में क्या रहता है, घाव हो जाता है, इसका बोलते हैं हृदयाघात, हृदय में घाव हो जाने क्या कहलाता है, हृदयाघात। हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फट जाती है, तो जब हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर, जब ये ब्लड जितना स्पीड में निकलना चाहिए यानी 120 एमएमएचजी से स्पीड हो गया तो इसमें फटेगा तो हृदयाघात हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे ब्लड में, कहाँ पे, ब्रेन में, है ना, मस्तिष्क में फटेगा, तब क्या होता है, देखो जब ये मस्तिष्क में फट जाएगा तब मस्तिष्क को और उसके साथ ऑक्सीजन तथा पोषण प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती है ना। जब मस्तिष्क नली में अगर ये फट जाएगा तब इसमें उतना मात्रा में क्या नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, जिससे मस्तिष्क समान रूप से काम करना बंद कर देगा। तब वहां पर माथा क्या करेगा, काम करना बंद कर। जब ब्लड प्रेशर हाई जाएगा और यहाँ पे ब्रेन वाला नस अगर फट जाएगा तो तुम्हारा दिमाग काम करना क्या होगा, बंद हो जाएगा, जिसके कारण रोगी का देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। इसी को बोलते हैं, क्या पता है, ब्रेन हेमरेज। समझे हो, ब्रेन हेमरेज का नाम सुने हो कि इसका ब्रेन हेमरेज होगा। इसका मतलब क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो जब ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो जिस रास्ता से वो जाएगा, जिस नली से हो जाएगा, वहां का पाइप फट जाएगा। तो मान लो अगर हृदय के आसपास पाइप फट गया तो हृदयाघात हो जाएगा। क्या कहो,
हो जाएगा, हृदयाघात, हृदय में घाव हो जाएगा। जब वही स्पीड ज्यादा हो जाएगा, अब मान लो ब्रेन का नस फट जाएगा, जब ब्रेन का नस फट जाएगा तो वहां से क्या हो जाएगा, वहां पोषक तत्व नहीं मिलेगा। अब पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो वो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसे क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज। क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज, यानी यहाँ पे जिसके कारण रोगी का देहांत हो जाएगा। ऐसा समझे ब्रेन हेमरेज क्या है। ब्रेन हेमरेज क्यों होता है, हाइपरटेंशन की वजह से। किसकी वजह से, कोई बोलेगा कि ब्रेन हेमरेज क्यों होता है, तो हाइपरटेंशन की वजह से। हाइपरटेंशन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसलिए ये जो है ना खून का स्पीड वैसे नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल कितना होता है वो, कि आने अगर ब्लड आया, शरीर में अशुद्ध रक्त आया तो कितना का स्पीड में आना चाहिए, 80 mmHg, 80 mmHg के स्पीड से आना चाहिए। और कितना स्पीड में जाना चाहिए, 120 mmHg। अब आओ यहाँ समझते हैं पदार्थों के स्थानांतरण की आवश्यकता क्यों होती है, पदार्थों की। अच्छा, अभी जो हम देखे थे स्फेग्नोमैनोमीटर, यही है स्फेग्नोमैनोमीटर। ये क्या है, स्फेग्नोमैनोमीटर। यही देखो ये पट्टी क्या होता है, इसमें ऐसे बांध देता है ना, ऐसे बांध देता है। और ये देखो ऐसे बैलून जैसा है ना, ये बैलून जैसे, इसको ऐसे दाबते रहता है, ऐसे ऐसे दाबते रहता है। और इसमें दिखता रहता है कि ब्लड कितने स्पीड में चलता है। देखो ये देखो नहीं सब, इसी को बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले तुमको यही रोग, तुमको बुखार रहे या कुछ भी रहे, तुमको सबसे पहले यही जांचेगा, ये ऐसे लगाएगा और जांचेगा कितना ब्लड प्रेशर है। तो पदार्थों के स्थानांतरण की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये समझते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में पदार्थों को पहुंचाने की प्रक्रिया को परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में जो पहुंचाते हैं, किसको पहुंचाते हैं, पदार्थों को पहुंचाते हैं, उसका कहते हैं परिसंचरण कहते हैं। यह निम्न कारणों से आवश्यक है। ये क्या है, ये कुछ कारण से आवश्यक हो जाता है। पहला, भोजन, ऑक्सीकरण, जल और अन्य आवश्यकता पदार्थ विभिन्न तंत्रों के को पहुंचाए जाते हैं। क्या पहुंचाए जाते हैं, वो भोजन को पहुंचाते हैं, ऑक्सीकरण को पहुंचाते हैं, जल को पहुंचाते हैं और अनावश्यक पदार्थों को विभिन्न तंत्रों तक पहुंचाते हैं, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। दूसरा है कि यह शरीर की कोशिकाओं द्वारा बनाए गए उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन अंगों में पहुंचाते हैं। यानी शरीर जो बनाता है, हम लोग जो बाहर से कुछ खाते हैं उससे जो विटामिन प्राप्त होता है, पोषक पदार्थ प्राप्त होता है, वो तो पहुंचाता ही है। साथ ही साथ शरीर जो खुद निर्माण करता है ना, शरीर भी खुद निर्माण करता है, उसको भी ये पहुंचाता है, ये उत्सर्जन अंग में पहुंचा देता है। या जहां से ये शरीर के बाहर निकल जाते हैं, क्या करते हैं, जहां से ये बाहर निकल जाते हैं। तीसरा है, शरीर के तापक्रम को स्थिर रखता है। क्या करता है, शरीर के तापक्रम को स्थिर रखता है। आगे हुआ देखो, यहाँ नोट में अभी हम हृदय के बारे में समझते हैं। यहां से एक फिगर ले लेते हैं। ये नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। देखो हृदय के बारे में समझते हैं। हृदय 1 मिनट में है ना, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये जो हृदय है, देखो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कौन, वो हृदय। किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, हृदय। यानी ये जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कुल परिसंचरण तंत्र तिलचट्टा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है ना, खुला परिसंचरण तंत्र। अच्छा, एक फिर से इसको समझ लेते हैं। वो देखो क्वेश्चन आएगा कि हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है ना। हृदय जो है ना, ऐसे यहाँ हाथ रखोगे तो ये धक 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 करते रहता है। ये 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार। तो ये 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, तिलचट्टा में। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है कि खुला परिसंचरण तंत्र है ना, परिसंचरण तंत्र खुला किसमें रहता है, तो तिलचट्टा में रहता है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, ये 4 होती है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में निलय द्वारा पंप करता है। किसके द्वारा पंप करता है, वो निलय के द्वारा। अब देखो हम पढ़े थे ऐसे, हृदय में अगर 4 कोष्ठक होते हैं तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, वो अलिंद। क्या बोलते हैं, अलिंद। और नीचे वाले को निलय। अब नीचे वाले को निलय बोलते हैं। तो ब्लड तो एंट्री इधर से करेगा, आएगा किसमें, आएगा तो इसमें। अब देखो ये जो पंप करेगा, तो ये पंप करके भेजता है कौन, निलय ने भेजता है। वही लिखे हैं कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में कौन भेजता है, वो किसके द्वारा भेजता है, पंप होता है निलय के द्वारा। निलय ही ना ऐसे पंप करता है, इससे निकलता है। ये आने वाला रास्ता, अलिंद क्या है, आने वाला रास्ता। निलय क्या है, भेजने वाला रास्ता, यानी जाने वाला रास्ता, पंप करने वाला रास्ता। तो पंप करके पूरे शरीर में फैलाता है। इसके बाद है हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। अब देखो
कोई बोलेगा कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। अच्छा, दोनों की कमी से एनीमिया रोग क्यों होता है समझते हैं। रक्त के अंदर क्या होता है? आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। और आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, और आयरन की कमी से एनीमिया। कोई बोलेगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग? अच्छा, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग? रक्त की कमी से कौन सा रोग? आरबीसी की कमी से कौन सा रोग? सब खून में प्रेजेंट रहता है ना। ब्लड में कौन प्रेजेंट रहता है? आरबीसी। आरबीसी में कौन प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन प्रेजेंट रहता है? आयरन। आयरन की कमी से कौन सा रोग? समझ में आया? तो आयरन की कमी से भी एनीमिया रोग, आरबीसी की कमी से भी एनीमिया रोग, खून की कमी से भी एनीमिया रोग। ये लिखा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। अब क्वेश्चन आगे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बन जाएगा। चलो ठीक है। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मक्खी में कौन, अच्छा कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हीमोग्लोबिन किसमें नहीं पाया जाता है, तो मक्खी में। किसमें? मक्खी में। और हीमोग्लोबिन के कारण हम लोगों का रंग क्या, खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन से। क्या हुआ? हीमोग्लोबिन के कारण, है ना, हीमोग्लोबिन के कारण, कमी से नहीं। अच्छा, किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? मक्खी में। किसमें? मक्खी में। रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। अब इसका मतलब क्या होता है? तरल संयोजी, देखो तरल का मतलब क्या होता है? एक द्रव द्रव होता है। और संयोजी का मतलब होता है जोड़ कर रखना। संयोजी का मतलब ये खून क्या करता है? रुधिर, रुधिर का मतलब होता है खून, ब्लड। ब्लड क्या करता है? पूरे शरीर को जोड़ करके रखता है। जोड़ करके रखना मतलब पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। तो रुधिर को क्या कहते हैं? एक तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। पादप में जाइलम, है ना, पादप, पादप यानी पेड़ पौधा। पादप मतलब पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी हम बोले थे कि मान लो बुआ ये कोई पेड़ है और नीचे में क्या रहता है ना, जड़ रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है वो? जाइलम। और जाइलम क्या करता है? ये जो रूट है और पानी लाता है, इसको ये पहुंचाता है पत्तियों के पास, हरे भागों के पास। तो जाइलम क्या करता है? वह पेड़ पौधा में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। सबसे तेज हृदय धड़कता है किसका? चूहा का। क्वेश्चन आएगा सबसे हृदय तेज किसका धड़कता है? अच्छा, हम लोग में कितना धड़कता है 1 मिनट में? सबसे अधिक किसका धड़कता है? चूहा में सबसे अधिक। पूरा दुनिया में जितना भी वो जीव है उसमें सबसे अधिक धड़कन किसका तेज है? चूहा का। रक्त, रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के मध्य भाग से होता है। किसके भाग से होता है? पत्तियों के माध्यम से होता है। मध्य भाग से नहीं, माध्यम से होता है। अब देखो वाष्पोत्सर्जन, ये पेड़ पौधा है, इसमें पत्ता हो, क्या होगा? पत्ता। अब देखो ये जो जाइलम पानी ले गया है ना, ये जो जाइलम पानी ले गया, इसमें क्या होता है? वो ये रंध्र होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है। ये इसको द्वारा क्या करता है कि पानी को उड़ा देता है ना, वाष्प के रूप में इसको निकाल देता है। उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के माध्यम से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे परिवहन का चैप्टर खत्म हो गया, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में? उत्सर्जन के बारे में। तो हमारा अभी तक क्या क्या कंप्लीट हो गया? जैव प्रक्रम कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर कौन सा था? श्वसन। और तीसरा क्या था? परिवहन। यहाँ से बायोलॉजी का 3 चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे।